ठीक है, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस पर। मैडम जनता के पैसे जनता को लौटाने को फ्रीबीज कहना, मैं इसे अपमान शब्द कहता हूँ जनता के प्रति। जनता के पैसे से आप हेलीकॉप्टर में उड़ो, आपका राशन फ्री, बिजली फ्री, वो फ्रीबीज नहीं है। जनता का पैसा अगर जनता तक पहुंचे वो फ्रीबीज है। मैं कहता हूँ इलेक्शन के टाइम में हो या बाद में हो, आप तो स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाते नहीं है। बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है, गैस महंगा, तेल महंगा, बेरोजगारी है, क्राइम में रुक रहा। आप बंगाल में कह के बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, तो जनता को तो आप पर भरोसा नहीं है। बात जहां तक टीएमसी की है, तो टीएमसी ने भी यही काम किया है, जनता के पैसे जनता तक पहुंचाया। लेकिन जिस पैसे से स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना था, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए मंदिर बनाने में लगा दिए। इसी चीज का तो हम विरोध करते हैं। और जहां तक बात पश्चिम बंगाल में मान की, हमारी राजनीति बहुत क्लियर है। जो सरकारी अस्पताल है वो बेहतर किया जाए, सरकारी स्कूल बेहतर किया जाए, और सरकारी संस्थानों को बेहतर किया। आप कह रहे हैं कि वो मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर आप भी तो मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। पहले यूपी के आपके नेता कहते हैं कि बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बन सकती, उसके बाद आपकी पार्टी बाबरी मस्जिद बनाने वालों के साथ गठबंधन कर लेती है, और अब मुसलमानों के हिमायती बनकर उनसे जो है गठजोड़ तोड़ लेती है। एक वीडियो वायरल हो जाता है। तो आप पर क्यों भरोसा करे बंगाल की जनता, बंगाल के मुसलमान आप पर क्यों भरोसा करें? मैडम कहते हैं ना, सियासत हमारे घर की लौंडी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि 5 एकड़ जमीन क्या है, दोबारा बोलिए, क्या कहा आपने? एक सेकंड, नहीं, क्या लाइन बोली आपने? एक सेकंड, लाइन रिपीट करिए। आपने लाइन क्या बोली? आपने क्या कहा अभी? सियासत हमारे घरों की लौंडी है, ये असद साहब के जो वालिद है, ये उनका बयान है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि आपको इस तरह की शब्दावली प्रयोग करते हुए, नहीं एक सेकंड, आपको इस तरह की शब्दावली प्रयोग करते हुए, एक सेकंड सुन लीजिए, आपको इस तरह की शब्दावली प्रयोग करते हुए इस बात का अंदाजा होता है कि आप आधी आबादी के लिए किस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस तरह के शब्द के इस्तेमाल पर। कौन है हमारे देश में लौंडी? क्या मतलब है इस शब्द का? ये शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ये सेक्सिस्ट रिमार्क है, ये सेक्सिस्ट रिमार्क है, ये देश की आधी आबादी का अपमान है ये रिमार्क। अगर आपको राजनीति के आधार पर भी इस तरह की टिप्पणियां करनी है, आप बेहतर शब्द ढूंढ सकते हैं, बेहतर वोकैबुलरी लेकर आइए। अगर टीवी पे बैठना है आपको तो सर बेहतर वोकैबुलरी लेकर आइए। मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात पर है, मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात पर है, आपको राजनीति पर जो टिप्पणी करनी है आप करिए, लेकिन आधी आबादी का कवर ओढ़कर आप ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। ये शर्मनाक टिप्पणी है, शर्मनाक है सर, शर्मनाक है ये टिप्पणी। इस वर्ड को कभी किसी कोर्ट ने शर्मनाक नहीं कहा, आप शर्मनाक कह रही है। आपकी समझ छोड़िए, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। मैं आपको छोटी सी बात कह रही हूँ, आपको अफसोस होना चाहिए इस शब्द के प्रयोग पर। मुझे आपत्ति है इस बात पर। मैडम, बीइंग अ वुमन, ये शो मैं इस वक्त होस्ट कर रही हूँ, मैं अपनी डिबेट में किसी ऐसे पैनलिस्ट को मौका नहीं दूंगी जो लॉन्डी जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है, जो लॉन्डी जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को मौका नहीं दूंगी अपने पैनल पर। आपको अफसोस होना चाहिए, अपना शब्द वापस लेना चाहिए और अपना शब्द वापस लेके फैक्ट पर बात करिए। ऐसे सर 50 मुहावरे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छे मुहावरों का रेफरेंस डिबेट्स में यूज कर पाएंगे। मैडम, अच्छी किताबें पढ़िए। लेक्चर नहीं सुनना है आपने, जो नहीं लेक्चर सुनना है तो आप जा सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है सर, आपको लेक्चर नहीं सुनना। मुझे लगता है आपकी घर की किसी महिला ने अगर आपको सही तरह से लेक्चर दिया होता तो आज टीवी पर बैठकर आप इस शब्द का प्रयोग नहीं करते सर। मेरे घर के कोई भाई, कोई बड़े पुरुष इस तरह के शब्द का कभी प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपको घर में किसी महिला ने अच्छा लेक्चर दिया होता तो आप इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करते। और मैं अपने दर्शकों से भी माफी मांगूंगी कि मेरे डिबेट में, मेरे पैनल पर कोई व्यक्ति इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। आपकी निजी चॉइस हो सकते हैं शब्द, अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम्स में बोलिए, अपने घर की महिलाओं के साथ बोलिए, मैं टीवी पर अलाउ नहीं करूंगी इस चीज के लिए। यहां से विषय को आगे बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन जी, राजनीतिक सियासत जिस दिशा में जा रही है सर, अब भाषाई मर्यादा की तो खैर हम यहाँ पर क्या बात करें, लेकिन वापस बंगाल पर लौटते हैं। घुसपैठिया शब्द जिस तरह से चुनावी रैलियों में गूंज रहा है, गृह मंत्री कह रहे हैं डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। क्या ये बयान सर सिर्फ चुनावी रैलियों तक और चुनावी बयानों तक सीमित रहेंगे या इस पर एक्शन होता हुआ दिखाई देगा? इन द पास्ट हुआ है क्या एक्शन, मुझे बताइए। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस पर एक्शन नहीं लेगी, सिर्फ बयानबाजी करती रहेगी, तो उसकी राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो जिस पर ये पार्टी खड़ी हुई, जिसको 1989 का पालमपुर अधिवेशन कहते हैं, जो राम मंदिर आंदोलन की तरफ गई, राम मंदिर जब तक बना नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उस लड़ाई को छोड़ा नहीं। 370 जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, वो नारा लगाते थे लोग कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है सारे का सारा है। तो आधा नहीं हो पाया, लेकिन इस कश्मीर के हिस्से में जो हमारे पास है वो 370 हट गया। 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई थी, वो करके दिखाया इन्होंने। आज हम ये जरूर डिबेट कर सकते हैं कि 10 साल में कितने घुसपैठिए गए, लेकिन देश में अकेली पार्टी है
जो घुसपैठियों को निकालने को अपना चुनावी अभियान सिर्फ नहीं, हर वक्त का अभियान बना के चलती, तो मुझे लगता है ये जनता को भरोसा होता है। लेकिन सरकार ने ही संसद में आंकड़ा दिया है, ये जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स है ना, मेरी बात, सरकार ने ही संसद में ये आंकड़ा दिया है। यूपीए की सरकार में ज्यादा नंबर था बजाय कि वर्तमान सरकार में। ये आंकड़ा सरकार का है। नहीं, निश्चित तौर पर यह आंकड़ा सरकार का है, लेकिन शायद ही किसी राज्य में इस तरह का रेजिस्टेंस दिखा हो जैसा अभी राज्य सरकारें दिखाती हैं। 2005 में जो ममता बनर्जी कहती थी कि घुसपैठिए हैं और चेयर की तरफ कागज उछाल देती थी, आज वो सारे गायब हो गए। क्या कपूर की तरह हवा हो गए क्या? जैसे जलने के बाद कपूर हवा हो जाता है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अभी भी वो घुसपैठिए पूरी तरह से नहीं ले जा पाए। लेकिन घुसपैठियों को चिन्हित करने और उसको निकालने में बाधा कौन बनता हुआ दिखता है? ये जब ये सवाल हम पूछते हैं कितने लोग गए, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और एक बात मैं और कहूं, भारतीय जनता पार्टी उस जगह पर फंसी हुई है जिसको मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि अगर फ्रीबीज पॉलिटिक्स में हम फंसे तो श्रीलंका हो जाएगा। आज तो वही हो रहा है। जो पार्टी एक कहती है, दूसरा कहता अच्छा ये 1000 तो चलो हम 2000, वो 1500 तो हम चलो 3000। और दुर्भाग्य से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार की पूरी जीत उसी को मास्टर स्ट्रोक, उसी को फ्रीबीज को ही जो क्या कहते हैं गेम चेंजर एक शब्द जो है, ये देश का दुर्भाग्य है। और अगर सरकारें वो नहीं कर पा रही हैं जो जनता को चाहिए, तब वो इस तरह की फ्रीबीज पॉलिटिक्स में जाती हैं। लेकिन ये हम लोगों की ये बड़ा बिंदु सर आपने बोला है। गुलाम सरवर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक बार बीजेपी से इस पर जवाब ले लूंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। विजय शर्मा जी, देखिए हर्षवर्धन जी ने बड़ी बात बोली है सर, खुद प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। अब अगर उसी कुचक्र में फंसना है सर, तो फिर बदलाव की शुरुआत कैसे होगी? पॉइंट 1। और दूसरी बड़ी बात, घुसपैठ क्या सिर्फ चुनावी जुमला है या वाकई इस पर उतनी संजीदगी है सरकार के भीतर भी और होती हुई दिखाई देगी इन फ्यूचर? मीनाक्षी जी, एक अहम बात है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा समय देना, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। 2018 में हजारों रोहिंग्याओं को कहां पकड़ा गया था? जम्मू कश्मीर में, जम्मू जो रेलवे स्टेशन उसके बराबर में। तो इनके जो हमदर्दी रखने वाले प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं कि इनकी जान को खतरा है म्यांमार में, इनको रोक दीजिए, और जाके स्टे करा लेती हैं। ममता दीदी का मैं आपको याद दिलाता हूं, 15 अप्रैल 2017 5:00 पे कहते ये तो बेचारे हैं, इनको मत डिपोर्ट करो। 40,000 से ज्यादा थे। तो मैं तो जिम्मेवारी के साथ, तथ्य के साथ बात कर रहा हूं। तो ये इनका हाथ रोहिंग्या और घुसपैठियों के साथ, हम घुसपैठियों, अभी आपने देखा होगा सीमांचल में 2 दिन रहे हमारे एचएम साहब, माननीय अमित शाह जी, और वहां जितनी घुसपैठियों ने अवैध कंस्ट्रक्शन कर रखी है, पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है कि वो जो अवैध ढांचे हैं वो सारे गिराए जाएंगे। वो शुरुआत हो चुकी है बिहार में सीमांचल से। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी थे, उन्होंने खुद स्वीकार किया था संसद में कि 2.25 करोड़ घुसपैठी हैं इनके राज में। ममता दीदी 600 किलोमीटर में बनने नहीं दे रही, वो मैं माननीय होम मिनिस्टर को कोट करता हूँ, 22 से 16 किलोमीटर हमारी बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर में सीमा लग चुकी। आज मैं बताता हूँ आपको, आप गुजरात ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, त्रिपुरा ले लीजिए, ये वादा चुनाव जिता देगा आपको? वहां घुसपैठ क्यों नहीं होती है? ये वादा चुनाव जितवा देगा आपको पश्चिम बंगाल में? ये वादा आपको चुनाव जितवा देगा पश्चिम बंगाल में? नहीं, हमारा पूरा यकीन है कि एक एक घुसपैठिया बाहर जाएगा, हम डाका नहीं डालने देंगे अपने। गुलाम सरवर जी, ठीक है, गुलाम सरवर जी को स्क्रीन पर लाइए। संसाधन है, यूसीसी लागू करेंगे सर 6 महीने में अगर बंगाल में सरकार बन गई तो। इससे पहले उत्तराखंड में कर दिया है लागू, उनके पास उसका ब्लूप्रिंट मौजूद है, इंप्लीमेंटेशन हमने करके दिखा दिया, ये दावा भी मौजूद है। बंगाल की जनता करेगी भरोसा? बता दीजिए, गुजरात में भी शुरू कर दिया हमने। हाँ, गुजरात में भी कर दिया है, बताइए गुलाम सरवर जी। उसका तो सीधा सा एक जवाब है कि केंद्र में इनकी सरकार 2 बार पूर्ण बहुमत की रही और आज भी सहयोगियों को मिला ले तो पूर्ण बहुमत की ही है। तो क्यों नहीं पूरे देश में यूसीसी क्यों नहीं लागू किया जाए? ये किस्तों में क्या करना चाहते हैं और क्यों किस्तों में कर रहे हैं? गुजरात में भी इनकी 30-35 साल की सरकार के बाद अब लाया गया। तो बहरहाल ये एक सवाल है और ये कोई अहम मुद्दा नहीं है। यूसीसी का विरोध जिस कंटेस्ट में किया जाता है वो एक अलग है, हम लोग तो सपोर्ट करते हैं मिला जुला कर। यूसीसी अभी दिखा ही नहीं, इसलिए मेरा ये मुद्दा नहीं है। आपने बहस की शुरुआत में मीनाक्षी 4 बिंदुओं पर प्रकाश डाला था आपने। एक पैनलिस्ट तो यहाँ से फरार हो गए, जिनके दूसरे प्रवक्ता, अभी तो ये दूसरे प्रवक्ता अंसारी आए हुए थे, आदिल हसन आजाद हाथों में ईंट लेकर बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे थे हुमायूं कबीर के साथ।
हाँ। उनकी वो तस्वीर, वो वीडियो आज भी है जब उनके हाथों में ईंट था। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेरा ये सवाल अभी भी बरकरार है कि तब वो पहला दिन था पूरे भारत में इकलौता, मैं हाफिज गुलाम सरवर इकलौता था मुसलमान कि मैंने पहले ही दिन कहा कि ये एजेंडा पर काम हो रहा, बाबरी मस्जिद नाम रखकर मुसलमानों का भावनात्मक शोषण किया जाएगा और इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी हैं। ये मैंने तब कहा था। वो वीडियो कम से कम 150 वीडियो है यूट्यूब पर हमारे अलग अलग। कौन कर रहा है मुसलमानों का भावनात्मक इस्तेमाल? कौन कर रहा है भावनात्मक इस्तेमाल? भावनात्मक शोषण ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, ये बाबरी मस्जिद अनावश्यक विषय था जिसको बंगाल में लाकर हिंदू भाइयों के भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया और मुसलमानों का भावनात्मक बात तो सर फिर सारी पॉलिटिकल फायदे और नुकसान पर होती है ना। अब जो पिक्चर बन गई है जहां पर दोनों का गठबंधन टूट गया है, किसको फायदा किसको नुकसान आपकी नजर में? ये ओवैसी साहब का ढकोसला। ओवैसी साहब अभी एक अपशब्द बोलकर वो गए हैं, उनके प्रवक्ता कि सियासत मेरी हवेली की गुलाम, मैं वो शब्द दोहरा दे रहा हूँ, समझ गए आप लोग। तो जब आपके सियासत इतनी करीब है, आपके घर की नौकर ही है अगर, तो आपको अकल नहीं था कि ये बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर बना रहा, तो आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता ईंट लेकर क्यों गया? आपने गठबंधन क्यों किया? पहला सवाल है, गठबंधन क्यों किया? तोड़ा ये कोई मतलब नहीं है, किया क्यों आपने? एक सवाल, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ईंट लेकर क्यों गए? इसका पहले वो जवाब देंगे। ये मुसलमान होने के नाते, पीस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ। अब आ जाइए घुसपैठिया का मुद्दा। ठीक है, कंप्लीट करिए सर जल्दी। हाँ, घुसपैठिया का मुद्दा पूरे भारत का मुसलमान चाहता है कि एक भी बांग्लादेशी, एक भी विदेशी भारत की पवित्र भूमि पर न रहे।